डॉक्टर सचिन चित्तावा हमेशा की तरह आप आज आपके समक्ष एक समसामयिक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिस प्रकार उत्साह आप लोगों ने दिखाया तो अब एक परिपाटी ही बन गई है कि हम एक ज्वलंत विषय पे बात करते हैं। तो आज का विषय है गर्भावस्था और मधुमेह, गर्भावस्था और थायराइड माने हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इनको नाना प्रकार के विशेषज्ञ हमारे पास रेफर करते हैं। गर्भावस्था के दौरान हम उन्हें बताते हैं कि आपको अब मधुमेह हो गया है और इस अवस्था में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो सहसा अचानक से महिला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फिर सिलसिला चालू होता है, मुझे ही क्यों, केवल मुझे ही क्यों करना पड़ेगा। उनके पति उनको समझाते हैं, पर सही बात है, ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति बन जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था एक प्राकृतिक स्थिति है जो कि खुशियों से भरी हुई स्थिति होनी चाहिए, और उसमें से अचानक से एक ऐसी खबर आना जहाँ पे महिला को इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो वो एक अवस्था थोड़ी स्थिति की विपरीत स्थिति को क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं यह मन में बात आ ही जाती है। ऐसा ही होता है कि जब पेशेंट्स आते हैं, उनका जो थायराइड की जांच होती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और टीएसएच बहुत बड़ा हुआ होता है, तो उन्हें डॉक्टर बता देते हैं कि भाई बच्चे का मानसिक विकास रुक सकता है, अब आपको बच्चा गिरा देना चाहिए। तो उस अवस्था में भी एक जो खुशियाँ आई होती हैं दंपत्ति के जीवन में, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होती है, और उसमें अगर कोई इस तरह के विपरीत परिणामों की बात कर दे और एक इस तरह की बात करे कि आपको बच्चा गिराना पड़ेगा, तो बड़ी ही विचित्र स्थिति बन जाती है। तो उस समय का जो रोना धोना है, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो करना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इन स्थितियों को कैसे टालना है और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं व्यवहारिक बातें बताऊँगा। चलिए चालू करते हैं। मधुमेह और गर्भावस्था, इसमें 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो आपको पहले से डायबिटीज है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अब गर्भावस्था हो जाती है, इस अवस्था को कहते हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। दूसरी अवस्था है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत समय से आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, शादी हो गई, प्रेगनेंसी अभी आई है, तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज विद प्रेगनेंसी। तीसरी अवस्था होती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, और प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते बीत जाते हैं, तब डॉक्टर आपको ग्लूकोज पाउडर खिलाकर एक जांच कराते हैं जिसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और उसमें आपकी शुगर बढ़ी हुई आ जाती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज हो गई है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये तीनों ही अवस्था, पहली अवस्था में अगर हम हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब आपको पहले से ही टाइप 2 डायबिटीज है, आप इलाज ले रहे हैं और गर्भावस्था हो गई है, तो ऐसी अवस्था में आपको पहले से ही अपने डॉक्टर से नियमित मिलना चाहिए, बराबर उनको दिखाना चाहिए और दवा तय करनी चाहिए, जिससे खाली पेट शुगर आपका 100 रहे, भरे पेट 180 के अंदर आए, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% आए, जिसको हम HbA1c कहते हैं। इस विशेष परिस्थिति की तैयारी के लिए इस तरह का शुगर कंट्रोल रखें, और आप अपने आंखों के पर्दे, गुर्दे और पैरों की नसों की जांच करवा लें, जिसको कहते हैं ट्रायोपैथी स्क्रीनिंग। तो जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, उनको तो हर साल नियम से ये तीनों जांचें करानी है। पर क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान इन कॉम्प्लिकेशंस की, आंखों के पर्दे की खराबी, गुर्दे की खराबी, पैरों की नसों में सुन्नपन, इनको पंख लग जाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कोई जटिल समस्या भी उभर के आ जाए, जिससे हमारी वो अवस्था बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। अब बात आती है टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ वैसे भी काफ़ी कठिन होता है, इसको विशेषज्ञों द्वारा ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। प्रायः साधारण डॉक्टर्स की टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में ट्रेनिंग कम होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे इलाज करने में भी बहुत से मरीजों में काफ़ी जटिलताओं के साथ कंट्रोल होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में भी अगर आपको 5 साल से अधिक टाइम हो गया है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, तो भी आपको आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें हर साल करानी है, और प्रेगनेंसी के पहले तो बिल्कुल कराना है। और गर्भावस्था हो गई है तो आपके डॉक्टर ये आपकी जांच करेंगे, क्योंकि जैसे बताया टाइप 1 और टाइप 2 में कॉम्प्लिकेशंस एक जैसे होते हैं।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभार टाइप 1 डायबिटीज़ में हम डोज तो वैसे भी 4 बार का डोज प्रायः चलता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, रात के खाने के पहले और रात के भोजन के 1 घंटे के बाद। कभी कभार इंसुलिन पंप की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में थोड़ी सी जटिलता आती है। प्रायः जो 100 में से 90-95 लोगों को डायबिटीज़ पता चलती है गर्भावस्था के दौरान, वो होती है मुख्य तौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि आपको 24वें-25वें हफ्ते में पता चलता है। तो इस डायबिटीज़ में हमें क्या करना चाहिए? ये जो डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ प्रायः उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके परिवार में हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ होने की, जिनका वजन सामान्य से अधिक होता है। सामान्य से अगर मोटापे की रेंज में वजन आ रहा है, गर्दन काली है, मसे आ रहे हैं, प्री डायबिटिक स्टेटस में है, तो ऐसी अवस्था बहुत जल्दी गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकी तैयारी इनको ऐसा करना चाहिए कि कोई भी महिला पहले तो जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपने शरीर पे उनको ध्यान देना चाहिए, वजन पे ध्यान देना चाहिए, शुगर की जांच पहले ही करवा लेनी चाहिए। अगर वजन सामान्य से अधिक है, बीएमआई आपका ज़्यादा है, तो उसे वजन कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके साथ प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़ है, ये रुक सकती है और आपको उस गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी ना हो। तो ये एक सकारात्मक तरीका है जिससे अपन प्रेगनेंसी प्लान करें, तो प्रेगनेंसी से पहले की आवश्यकताएं पूरी कर लें। तो आप जब भी प्लान करें, आप अपना शुगर करके देख लीजिए, थायराइड की जांच करके देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच करके देख लीजिए, ब्लड प्रेशर देख लीजिए। और अगर शुगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आप प्री डायबिटिक स्टेटस में हैं, तो आप अपना वजन नियंत्रित करें और कोशिश करें कि शुगर बहुत टाइट कंट्रोल स्थिति में हो, तब आप गर्भ धारण करें। पर अगर हो गया, अब हमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई, तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, योग्य डॉक्टर को दिखाएं। कहीं कोई परेशानी नहीं होती, पर प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर साहब हम इलाज क्यों करवाएं? तो ये आपका हक है जानने का। देखिए क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान हमें खाली पेट शुगर 100 के करीब चाहिए होती है, भोजन के 2 घंटे के बाद 120 के अंदर चाहिए होती है, और 3 महीने का एवरेज पहले तो बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं था, पर अब HbA1c को थोड़ी मान्यता मिली है, तो लगभग 6% के आसपास होना चाहिए। ये तीनों ही अवस्था जो है एक आदर्श परिस्थिति है, जैसे गर्भावस्था के दौरान हमें शुगर ऐसी रखनी है। प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर साहब नहीं रखे तो क्या होगा, क्यों रखना जरूरी है? देखिए गर्भावस्था के दौरान हमें ये शुगर इस तरह से रखना इसलिए ज़रूरी है कि कई प्रकार के डिफेक्ट्स डायबिटीज़ बढ़ने के कारण, शुगर बढ़ने के कारण बच्चे में आने लगते हैं। जो सबसे मुख्य जो सिद्ध बात है वो ये है कि बच्चा मोटा होने लगता है। प्रायः जो होता है ना, बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो 2.5 किलो 3.5 किलो के आसपास होता है। इससे ज़्यादा हो जाता है, बच्चा 4 किलो या उससे ऊपर हो जाता है, तो हम मैक्रोसोबिया कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में शोध ये बताते हैं कि ऐसे बच्चों में मोटापे के लक्षण बचपन से ही आ जाते हैं, गर्भावस्था के दौरान ही आ जाते हैं। इनमें भविष्य में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारी होने के चांसेस, मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे का वजन नियंत्रित करें। फिर अगर बच्चा साइज में बड़ा है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी के समय बच्चे को चोट लग सकती है। शोल्डर डिस्टोशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें यहाँ की एक्सिलरी नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कभी कभार बच्चा गर्भाशय में बहुत ज़्यादा शुगर में पला है और जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसकी शुगर कम हो जाती है, तो वो भी एक मुश्किल अवस्था बन जाती है। तो बच्चे से संबंधित ये अवस्था है। माता को भी ये हो सकता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए, उसके बच्चेदानी में पानी ज़्यादा हो जाए, जिसको पॉलीहाइड्रोनियस कहते हैं। तो इस तरह की अवस्थाएं बनती हैं, इसीलिए हम शुगर नियंत्रित करना चाहते हैं। तो क्या ये इतनी भयावह स्थिति है? नहीं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, बराबर दवा लेते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान शुगर बिल्कुल नियंत्रित रहती है और डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होती है। तो डिलीवरी ऐसी जगह कराएं जहाँ भी बच्चे के हिसाब से भी व्यवस्था हो, पीडियाट्रिक ICU हो, बाकी चीज़ें हो, तो ऐसी जगह आप डिलीवरी कराते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं आती। और शुगर नियंत्रित करने के लिए आपको एक शुगर रोग विशेषज्ञ को दिखाना होता है, मधुमेह रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, तो आपको बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए 20 हफ्ते के बाद होने वाली डायबिटीज़ को, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम मेटफॉर्मिन नाम की दवा आजकल देने लगे हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन ही मुख्य दवा है। तो कभी भी डॉक्टर बोलें कि इंसुलिन की आवश्यकता है, तो आप पैमानों पे ध्यान दीजिए कि खाली पेट शुगर 100 के अंदर आए, भरे पेट मतलब भोजन के 2 घंटे के बाद 120 के अंदर आए,
3 महीने का एवरेज 6% के आसपास रहे। किस तरीके से ये नॉर्मल होती है वो तो आपके डॉक्टर बेहतर जानते हैं, तो उनकी सलाह में रहिए और खुशियों को आने दीजिए, उनको रोकिए मत। डिलीवरी के बाद मान के चलें कि खुशखबरी ये है कि 50% महिलाओं को किसी भी प्रकार का शुगर संबंधित इलाज नहीं लेना पड़ेगा। रही बात बाकी 50% का क्या होगा, तो जो बाकी 50% महिलाएं हैं उनको दवाइयाँ बाद में चालू की जा सकती हैं, मुंह के रास्ते दिए जाने वाली दवाइयाँ चालू की जा सकती हैं, इंसुलिन बंद किया जा सकता है। और जिनको 50% केसेस को जिनको डायबिटीज़ ठीक हो गई है, उनमें हर साल 8 से 10% चांसेस होते हैं कि अगले साल डायबिटीज़ हो सकती है या 2 साल के बाद डायबिटीज़ हो सकती है। तो प्रायः ऐसे परसेंट इन 50% केसेस के भी 50% लोगों को 3 से 5 साल में टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी लेडीज आपको जीवन के हर पल पे, खास तौर पे आपके इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप अपना वजन नियंत्रित करके रखें। आदर्श वजन मैंने आपको हमेशा बताया ना, जबकि आपकी हाइट जितनी है सेंटीमीटर्स में करिए, उसमें 100 माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आप 165 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, -100 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो 60 से 65 किलो आपका आदर्श परिस्थिति में वजन होना चाहिए। इस परिस्थिति को अगर आप निर्मित करते हैं तो कभी भी ये समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर मधुमेह होगा भी तो बहुत कम दवाओं से और बहुत कम मात्रा में इंसुलिन से नियंत्रित हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा ना कि मधुमेह और गर्भावस्था में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहिए, सही सलाह लेंगे तो जीवन में खुशियां आएंगी। अब बात आती है कि आपको थायराइड की बीमारी है, आप थायराइड मतलब हाइपोथायराइडिज्म, और आप लिवोथायरॉक्सिन की गोली खा रहे हैं। किसी कारणवश आप लंबे समय से डॉक्टर को नहीं दिखा पाए और गर्भाधारण कर लिया, और गर्भाधारण करने के बाद लेडी डॉक्टर ने कहा थायराइड की जांच कराओ, तो आपने देखा कि TSH बहुत बड़ा हुआ आ रहा है, तो एकदम से घबरा जाते हैं लोग। डॉक्टर भी कह देती है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, मानसिक विकार आ सकते हैं, आप बच्चा गिरा दीजिए। तो आज से 8-10 साल पहले की ये स्थिति थी कि प्रायः कई दंपत्ति आते थे कि हमने पिछली प्रेगनेंसी में थायराइड बड़ा होने के कारण बच्चा गिरा दिया, अब बच्चा नहीं रुक रहा। कुछ दंपत्ति ऐसे भी मिले जिन्होंने 2-3 बार IVF करा लिया, 2-3 लाख रुपए खर्च कर लिए, उनके आंसू टपकने लगते थे कि पहली बार तो ईश्वर से ही हमें एक वरदान मिला था और अब प्रेगनेंसी हो नहीं रही। परिवार बड़ा विचलित अवस्था में मिलता है। तो ऐसे ही बहुत से केसेस आते थे। तो जब मैं अपने संस्थान में पढ़ रहा था तभी मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि क्या ऐसी अवस्था में बच्चे गिरा देने चाहिए। तो वो हिंदुस्तान की काफ़ी नामी गिरामी प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीवन को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, आप भगवान की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि आप इंसान हैं, आप केवल साइंस के हिसाब से आपको सलाह देनी चाहिए। वो दिन है और आज 10 साल हो गए, मैंने प्रेगनेंसी में थायराइड हो जाने पर कभी भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का कभी भी सलाह नहीं दी। तो सच्चाई क्या है, ऐसी सलाह आई कहाँ से? देखिए क्या है कि शोधों में ये देखा गया कि बच्चों को अगर शुरू में 3-4 महीने तक बच्चे की जो थायराइड की ग्रंथि है वो काम नहीं करती, वो काम करना चालू करती है प्रेगनेंसी के 3-4 महीने में। तो तब तक बच्चे को जो थायराइड नाम का हार्मोन है अपनी मम्मी से ही मिलता है। तो अगर मम्मी को थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो बच्चे में ऐसा देखा गया शोधों में कि ऐसे बच्चों में IQ रेटिंग स्केल के हिसाब से देखा गया। IQ मालूम नहीं है, सभी करवाते हैं बच्चों का, सबको लगता है कि हमारा बच्चा जीनियस हो तो सभी IQ की जांच करते रहते हैं। तो IQ रेटिंग स्केल में 5 से 10 पॉइंट ये देखा गया कि IQ के 5 से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं जिनको गर्भावस्था के दौरान थायराइड कंट्रोल स्थिति में नहीं होती। अब लेटेस्ट जो शोध आया है वो कहता है कि लगभग 4 ही पॉइंट कम होते हैं। फिर आप बोल रहे हो कि डॉक्टर साहब बच्चा नहीं गिरा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं गिराना है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मेरा हमेशा से उनका ये कहना है कि मान लीजिए आपके घर में जीनियस बच्चा पैदा होने वाला है, जिसका जीनियस मतलब हम 140 से ऊपर बोलते हैं तो जीनियस मान लेते हैं IQ के हिसाब से, ये नंबरों में होता है IQ रेटिंग स्केल। तो मान लीजिए 140 IQ का बच्चा पैदा होने वाला, मम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम था इसलिए उसका IQ 4 पॉइंट कम हो गया, 5 पॉइंट कम हो गया, फिर भी 130-35 IQ वाला इंसान समाज में बड़ा ही प्रतिष्ठित और होशियार बच्चा माना जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में आपको जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या IQ के अलावा भी और कुछ बातें हैं जिसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कहते हैं? देखिए कुछ शोधों में ये देखा गया कि कुछ लर्निंग डिफेक्ट्स हैं, कुछ थोड़े से शेड्स, हल्के से शेड्स ऐसे हैं
लर्निंग डिफेक्ट्स हैं, पर वो केवल खास टेस्ट लगाने पे ही पता चलते हैं। पर आज इतने साल हो गए पर मैंने अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिनमें थायराइड के कारण, क्योंकि हम जब भी मरीज हमारे पास आता है तो हम तुरंत थायराइड की दवा देकर थायराइड नॉर्मल कर लेते हैं, तो जो नुकसान होना होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ निर्णय जो होता है माँ बाप ने ही लेना होता है, क्योंकि ये एक ग्रे फील्ड है जहाँ पे साइंस बहुत स्पष्टीकरण नहीं देता कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सभी अच्छे विशेषज्ञ पूरी दुनिया में यही होता है कि जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। माँ बाप को प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई दोनों समझा दी जाती है। अब माँ बाप निर्णय लेते हैं कि हमें बच्चा करना है, हमें प्रेगनेंसी आगे बढ़ानी है। तो डॉक्टर का फिर यही काम होता है कि वो आपकी दवा देकर थायराइड बिल्कुल नॉर्मल कर दे, जल्द से जल्द नॉर्मल कर दे, और ऐसा ही होता है। और फिर प्रेगनेंसी के दौरान हमें 1-2 महीने में डॉक्टर को दिखाना होता है। डिलीवरी के बाद तो आप थायराइड के लिए साल में एक बार दिखा सकते हैं, पर प्रेगनेंसी के दौरान पहले की 6 महीनों में हमें जो TSH की जांच होती है वो लगभग 2.5 के अंदर रखनी होती है, 2.5 के अंदर, और आखिरी के 3 महीनों में 3 के अंदर रखनी होती है। तो ये परिस्थिति कैसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। वो आपका डोज थोड़ा बहुत 19-20 परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। तो थायराइड के बारे में भी हमारी बड़ी सिंपल और सीधी बातें हुई हैं। तो आप हमेशा जीवन को प्राथमिकता दीजिए। प्रेगनेंसी एक प्राकृतिक अवस्था है और दंपत्ति के जीवन में खुशियों का एक बहुत बड़ा कारण है। जब आती है प्रेगनेंसी तो दंपत्ति और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी बड़े खुशियां मनाते हैं और भविष्य सभी को अच्छा लगता है। तो एक सकारात्मक सोच बनाकर आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़िए। किसी प्रकार की ऐसी कोई जटिलता आती है, मान लीजिए शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें जो सही दिशा में आपको लेकर जाएंगे। तो प्रेगनेंसी एक प्राकृतिक अवस्था को आप, क्योंकि मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ कि ये प्रेगनेंसी, इस बच्चे की प्रेगनेंसी दोबारा तो नहीं आएगी, अगले बार दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसमें आनंद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी स्मृतियाँ जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए इसको महत्व दीजिए। कोई जटिलता आती है तो आप एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाइए, वो सही समय पे आपका इलाज करेंगे और जीवन में खुशियाँ बना कर रखेंगे। तो आशा है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।